हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। और आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग एक और नए वीडियो में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के साथ, जो कि आपकी AIB 17 एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी एग्जामिनेशन, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले काम ये करना होगा, एक कॉपी ले लेना है और एक पेन लेना है। और जो हम लोग आज केस ला जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट पे आज जो डिस्कस करेंगे उसको आपको राइट डाउन कर लेना है, जिससे कि आपको एग्जाम की तैयारी भी होती चले। और जो आपके 20 से 25 नंबर के हैं वो फर्स्ट टाइम में ही आपका AIB 17 आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहला इंपॉर्टेंट केस ला है वो है शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी। इसको आपको फिर से नोट कर लेना है। शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी के केस में जो AIR 2010 SC 2261 इसका जो साइटेशन है, इसको जरूरी नहीं कि नोट करिए, लेकिन अगर आपको पता करना है तो इसका AIR 2010 का है और SC 2261 का है। कौन सा केस है? शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी, जो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था, जिसमें यह कहा गया था कि जो प्रोविजन ऑफ जो कोड होता है वो इंटरप्रिटेट किया जाता है, जो भी और किसमें जो रिकॉग्नाइज किया गया, किसमें जिसमें मान्यता दी गई, वो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। ये जो केस में जो इंपॉर्टेंट जो बात कही गई वो था प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की गई, तथा ये प्रोसीजरल जो लॉ है वो उसका मतलब है कि सब्सटेंटिव जस्टिस, यानी कि पर्याप्त न्याय। तो प्रोसीजरल लॉ इज मीन सब्सटेंटिव जस्टिस, यानी कि पर्याप्त न्याय, यानी कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो पर्याप्त न्याय के लिए है। तो ये किस केस में कहा गया था? शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी के केस में कहा गया था। तो इसको आपको नोट कर लेना है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट का जो केस है वो है संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोड AIR 1955, जो कि एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था, जिसमें यह कहा गया था कि जो रूल ऑफ प्रोसीजर है वो एक डिजाइन किया गया था फैसिलिटेट जस्टिस के लिए। साथ ही साथ इसमें जो बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन होता था, टू टेक्निकल इंटरप्रिटेशन होता था, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये किस केस में कहा गया था? संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोर्ट के केस में। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसको आपको नोट कर लेना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो AIB 17 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि CRPC आर नॉट एप्लीकेबल सर्टेन डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ नागालैंड। मतलब कि जो CRPC है वो एप्लीकेबल नहीं है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह स्टेट के? जो नागालैंड में। जिसका मतलब यह है कि जहां पे रूल ऑफ CRPC वुड नॉट अप्लाई, यानी कि वहां पे जो CRPC का जो रूल है वो वहां पे अप्लाई नहीं होगा कुछ डिस्ट्रिक्ट जो कि स्टेट ऑफ नागालैंड। ये किस केस में कहा गया था? ये मूव वर्सेस सुपरिटेंडेंट स्पेशल जेल, MOW मूव वर्सेस सुपरिटेंडेंट स्पेशल जेल नाउंगैंग असम के केस में। साथ ही साथ इसमें एक और केस साइटेट किया गया था शपथ वाना वर्सेस स्टेट ऑफ असम। और इसके साथ एक और केस साइटेट किया गया था नागा पीपुल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यह कहा गया था कि CRPC नॉट एप्लीकेबल है कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो कि स्टेट ऑफ नागालैंड, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लैंडमार्क केस था। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। अगर आपको दिक्कत हो रही है नोट करने में तो आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देखिए, फिर से सुनिए और फिर से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो चौथा हमारा यानी कि फोर्थ नंबर पे जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है वो क्या है? वो है गगन कुमार स्टेट ऑफ पंजाब 2019। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट केस ला था, यानी कि एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था जो गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जो मैंडेटरी है लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि जब किसी एक्यूज्ड को, मतलब किसी आरोपी को, जब उसका जो दोष सिद्ध हो जाता है, उसको एक्यूज मतलब कि और उस पे दोष जो अपराध उस पे लगाए गए वो सिद्ध हो जाते हैं और उस पे जो सजा हो जाती है,
या उसने कोई दूसरा क्राइम किया है उस पर भी उस पर सजा हो जाती है। तो दोनों की जो सजा है वो एक साथ चलेंगी। तो ये किस केस में कहा गया था? ये गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जिसमें अगर एक्यूज कन्विक्ट हो गया है 2 या 2 से अधिक अपराधों में तो वह उसकी जो सजा है वो एक साथ चलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था जो गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस को नोट कर लेना है। वो क्या है? वो है कि जो अरेस्ट है, अरेस्ट हमारे सीआरपीसी में कहीं नहीं डिफाई गया। जो टर्म अरेस्ट जो शब्द है वो हमारे सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं है, जिसका सिंपल मतलब होता है एक लीगल प्रोसेस जो कि किसी लीगल अथॉरिटी द्वारा दी जाता है, जो कि उसको पर्सन को एक कस्टडी में ले आता है और कोर्ट के समझ उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये किस केस में कहा गया था? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार के, जो 2008 का केस है और SCC 222 यानी कि 222 स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार में, जिसमें बताया कि अरेस्ट टर्म जो है कहीं नहीं डिफाई किया गया है और जो लीगल अथॉरिटी द्वारा उसको गिरफ्तार मतलब कि जुडिशियल कस्टडी में या उसको पुलिस कस्टडी में जो लिया जाता है और कोर्ट के समय जो प्रस्तुत किया जाता है वो किस केस में कहा गया था? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार। एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था जिसमें ये बात कही गई थी। उसके बाद जो 498A का केस 498A का एक इंपॉर्टेंट केस ला था जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इस केस में यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, आदेश दिया, पुलिस ऑफिसर नॉट ऑटोमेटिकली अरेस्ट द एक्यूज, मतलब पुलिस ऑफिसर अपने आप से किसी अक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकता अगर वो उस पे अगर 498 केस दर्ज है और अगर वो उसको गिरफ्तार नहीं करता है तो वो एक लिखित कारण भी, एक रिटन रीजन भी दे कि वो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, जिसमें सजा 7 साल से कम या 7 साल से ज्यादा हो। ये किस केस में कहा गया था? ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के जो केस है, आशा करते हैं आपने इनको नोट कर लिया होगा। अगर आप नहीं नोट कर पाए तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, फिर से उसको सुनिए और अपनी प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। और ऑलरेडी हम लोग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि मैराथन के नाम से और MCQ बेस्ड के नाम से हमारे प्ले लिस्ट में है। आप उसमें जाके पुराने वीडियो को देख के अपने इंपॉर्टेंट केस ला के जो 20 से 25 नंबर क्वेश्चन उनको आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि AIB 17 का जो एग्जामिनेशन होगा उसको तैयारी आपको करना है। जो आपका पहला टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एग्जाम आपको क्लियर करना है। नहीं करेंगे फिर आपको पेमेंट 3500 करना पड़ेगा और जो उसकी फीस होगी। तो आपको ये सब जरूर ध्यान देना है, क्योंकि 40 नंबर तो कंपलसरी है जनरल के लिए और SC OBC के लिए, SC ST के लिए 35 और जनरल OBC के लिए आपको 40 नंबर लाना ही लाना है। तो मान लीजिए 100 में अगर आप 50 मान के चलिए, क्योंकि 220 नंबर तो आपके केस लॉ में चले गए और कुछ मैंने भी पिछले वीडियो में बताया इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह के आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको तैयारी अच्छे से करते रहना है। बाकी हम लोग AIB 17 की ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट की, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, सुझाव है, तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स हमसे पूछ सकते हैं या मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमने टेलीग्राम की लिंक दिया, आप वहां पे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे वहां से डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के थे वो आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले साल, जो आज 31 दिसंबर है और कल हम लोग नए साल पे एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।